में जो प्रमुख तौर पर 4 विषय लगे हुए हैं, उसमें पहला विषय है वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के द्वारा 5वीं 6ठी अनुसूची को खत्म करना एक षड्यंत्र है। दूसरा, SC ST OBC पर क्रीमी लेयर लगाना, SC ST OBC के साथ धोखेबाजी है। तो इस तरीके से 4 विषय इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। साथियों, दुनिया में जहां पर भी कार्यक्रम होते हैं तो कार्यक्रमों से नए विचारों की निर्मित होती है। कार्यक्रमों से नए विचारों की निर्मित होती है। विचारों की निर्मित से समाज में जागृति होती है। जागृति से समाज में चेतना का निर्माण होता है। चेतना से समाज में गतिशीलता पैदा होती है। और जब समाज में गतिशीलता पैदा होती है तो क्रांति जन्य परिस्थितियों का निर्माण होता है। क्रांति जन्य परिस्थितियों का निर्माण हुए बगैर दुनिया में कभी क्रांति नहीं होती। तो यह कार्यक्रम महज कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये क्रांति की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। सबसे पहले हमको ये जानना होगा, इन विषयों पर चर्चा करने के पहले हमको कुछ बैकग्राउंड समझने की जरूरत है। अगर हम वो बैकग्राउंड नहीं समझते हैं तो इन विषयों की गंभीरता हमको समझ में नहीं आने वाली। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 26 जनवरी 1950 को इस देश में जब संविधान लागू हुआ तो संविधान में संवैधानिक तौर पर 3 टर्म यूज किए। पहला टर्म है शेड्यूल्ड कास्ट SC, दूसरा टर्म है शेड्यूल्ड ट्राइब ST और तीसरा टर्म है अदर बैकवर्ड कास्ट। वो बाबा साहब अंबेडकर अदर बैकवर्ड कास्ट के पक्ष में थे, लेकिन बहुमत कास्ट की बजाय क्लास पर आया। इसमें भी एक षड्यंत्र है। तो अदर बैकवर्ड कास्ट, ये टर्म समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। 9 अगस्त का समय था तो सभी लोगों ने विश्व आदिवासी दिवस जरूर मनाया होगा। विश्व आदिवासी दिवस अगर आपने मनाया तो आप ब्राह्मणों के चंगुल में फंसे हैं। कैसे फंसे हैं? तो विश्व आदिवासी दिवस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसका नाम है वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपुल्स डे। इसका मतलब है वर्ल्ड्स यानी विश्व, इंडिजीनियस पीपुल्स का मतलब है मूल निवासी। विश्व मूल निवासी दिवस हम लोग क्या मना रहे हैं? विश्व आदिवासी दिवस। जब हम शब्दों की गहराई को नहीं समझते हैं
तो दुश्मन हमारा इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाता है। क्या इस देश में शेड्यूल कास्ट देश का मूल निवासी नहीं है? क्या पिछड़े वर्ग का व्यक्ति देश का मूल निवासी नहीं है? है। जब आप विश्व आदिवासी दिवस के रूप में 9 अगस्त को मनाते हैं, पिछड़े वर्ग का आदमी आपके साथ में आएगा? शेड्यूल कास्ट का आदमी आपके साथ आएगा? देश में आदिवासियों की संख्या महज 7.5% है। जब आदिवासी के नाम पर आप इकट्ठा होते हो तो ब्राह्मण दूसरे लोगों को प्रचार करता है। मार्कंडे काटजू का नाम सुना होगा आपने। उसका एक स्टेटमेंट था, आदिवासी ही देश का मूल निवासी है। इसका दूसरा मतलब क्या है? आदिवासी के अलावा और जितने भी लोग हैं वो मूल निवासी नहीं है। तो वो लोग इस तरीके का प्रोपेगेंडा, इस तरीके का प्रचार वो लोग क्यों कर रहे हैं? आदिवासी ही देश के मूल निवासी है, ताकि 7.5% आदिवासियों के विरोध में एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी सहित तमाम लोगों को आदिवासियों के विरोध में खड़ा किया जा सके। अभी आदिवासी टर्म जो है, संविधान में आदिवासियों के लिए एक टर्म यूज की गई है, उसका नाम है शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब में शेड्यूल का मतलब होता है अनुसूची, शेड्यूल्ड का मतलब होता है अनुसूचित, और ट्राइब का मतलब होता है जनजाति, अनुसूचित जनजाति। अनुसूची क्या है? क्या आपने सुना, कभी सोचा? अनुसूची शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु और सूची। अनु का मतलब है अनुक्रमांक यानी क्रम, क्रमवार। सूची का मतलब है लिस्ट, और ट्राइब का मतलब है जनजातियों की क्रमवार सूची। यह है शेड्यूल्ड ट्राइब। अगर शेड्यूल्ड ट्राइब हमको संविधान ने कहा है, तो हमारी जो पहचान है वो शेड्यूल्ड ट्राइब के नाम पर है। संविधान में हमको जो रिजर्वेशन मिला है, संविधान में जो हमको संवैधानिक अधिकार मिले हैं, वो एससी, एसटी, ओबीसी के नाम पर मिले हुए हैं। ये जो हमारा कार्यक्रम का हैंडबिल पर्चा फील्ड में गया, सोशल मीडिया पर इसका प्रचार हुआ, आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने कार्यक्रम को रोकने का प्लान बनाया, क्योंकि इस पर्चे में लिखा हुआ है आदिवासी हिंदू नहीं है। आरएसएस के अंदर दहशत का माहौल है। लोग भले ही यहां पर 100 लोग हो, लेकिन दहशत का माहौल है। ये हमने जो कार्यक्रम लगाया, उस कार्यक्रम से कितनी दहशत उनके अंदर हमारे लिए है, ये हमको समझ में आया। दुश्मन किस बात से डरता है? दुश्मन जागृति से डरता है, क्योंकि अगर समाज जागृत हो जाएगा
तो उनका बंदोबस्त कर देगा। वो चाहते हैं कि जागृति ना हो, क्योंकि दुनिया में जो जागृत होता है वो कभी भी इस्तेमाल नहीं होता। जो जागृत होता है उसका कभी इस्तेमाल नहीं होता है, और जिसका इस्तेमाल हो जाता है वो जागृत नहीं होता। तो हम समाज में जागृति पैदा करना चाहते हैं। जागृति मतलब क्या? जागृति का मतलब है दोस्त और दुश्मन की पहचान। दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, अगर हमको पता नहीं है तो हम पढ़े लिखे हो सकते हैं, कर्मचारी अधिकारी हो सकते हैं, जागृत नहीं हो सकते। दोस्त दुश्मन मालूम होना चाहिए। ये आदिवासी कैसे बने ये मालूम होना चाहिए। जब इस देश में ब्राह्मण लोग विदेश से भारत में आए, सबसे पहले विदेशी ब्राह्मण विदेश से जब भारत में आए तो उन्होंने सोचा भारत की जो सभ्यता है वो बहुत ज्यादा विकसित सभ्यता है, और इस विकसित सभ्यता पर हमको कब्जा करना चाहिए। तो कब्जा करने के लिए उन्होंने सोचा हम तो विदेश से आए हैं, संख्या कम है, कम संख्या वाले लोग ज्यादा संख्या वाले लोगों पर राज कैसे करेंगे। तो उन्होंने राज करने के लिए एक फार्मूला तैयार किया। उन्होंने लोगों के अंदर विभाजन की रणनीति अपनाई, विभाजन पैदा किया। उन्होंने सोचा हम संख्या में कम है तो इनको डिवाइड करना होगा। ब्राह्मणों ने सबसे पहले 4 टुकड़ों में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसके बाद 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। हर जाति की 10-10 उपजातियां बनाई, 60,000 से ज्यादा टुकड़ों में बांट दिया। 60,000 से ज्यादा जाति के टुकड़ों में बटे हुए लोगों ने जाति के आधार पर संगठन बना लिए, और हम संगठनों में बढ़ गए। फिर हमारे ही लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, कोई क्रिश्चियन बन गए, कोई जैन बन गए, कोई बुद्धिस्ट बन गए, कोई लिंगायत हो गए, कोई मुस्लिम हो गए, कोई सिख हो गए। हमारे ही लोगों ने धर्म परिवर्तन किया और अलग अलग धर्मों में चले गए। तो हम लोग धर्म में भी बढ़ गए। फिर धर्म के बाद में हमारे लोग जो है वो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को बिलोंग करते हैं। कोई कांग्रेस में गया, कोई बीजेपी में गया, कोई कम्युनिस्ट में गया, कोई तृणमूल कांग्रेस में गया, कोई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में गया, कोई कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी में गया। हमारे लोगों का राजनीतिक विभाजन भी है। फिर उसके बाद वैचारिक विभाजन भी है। कोई फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा को मानता है, कोई गांधी की विचारधारा को मानता है, कोई सावरकर की विचारधारा को मानता है, कोई कम्युनिस्ट विचारधारा को मानता है, पूंजीवाद की विचारधारा। वैचारिक विभाजन भी है। फिर हमारे लोग जो है हर तरीके से दुश्मनों के द्वारा हमारे लोगों को विभाजित किया गया।
तो हमारे सामने संकट ये है, दुश्मनों ने हम पर राज करने के लिए हमारे अंदर विभाजन पैदा किया। अगर हम शासक बनना चाहते हैं तो हमको संगठित होना पड़ेगा। संगठित हुए बगैर हम इस देश के शासक नहीं बन सकते और हमेशा हम मांगने वाले ही लोग रहेंगे, देने वाले नहीं बन पाएंगे। यदि हम संगठित होते हैं तो हम देने वाले समाज में तब्दील हो सकते हैं। तो हमको संगठित होना होगा। जहां जहां हमारा विभाजन हुआ है वहां हमको संगठित होना होगा। मैं आपको खास बात यह बताना चाहता हूं कि आदिवासी कैसे बना। तो जब ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो शूद्र में एससी एसटी ओबीसी सारे लोग थे पहले। जब हमारे लोगों ने ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था का विरोध किया तो विरोध करने के बाद उन लोगों ने हथियारबंद होकर हमारे लोगों को घेर लिया। जैसे मान लो, थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल के लिए मान लो, यहीं पर कुछ ब्राह्मण हथियार लेकर आ जाए, हमारे लोगों को चारों तरफ से घेर ले, तो घेरने के बाद में यहां पर दो प्रतिक्रिया होगी। पहली प्रतिक्रिया क्या होगी, तो कुछ लोग हथियार देखकर पंडित जी के चरणों में गिर जाए, पंडित जी हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद है, दिनेश भगत जी ने यहाँ पर बुला लिया, हमको मालूम होता कि पंडितों के विरोध में बोला जाने वाला है तो हम आते ही, पंडित जी हमको माफ कर दो। तो कुछ लोग जो है वो सरेंडर हो जाएंगे। जो लोग सरेंडर हो गए वो ओबीसी के लोग हो गए, ओबीसी के लोग कहलाए। उनको जो संविधान ने आइडेंटिफाई किया, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, जिनसे ब्राह्मणों ने अपने सारे काम कराए, हजामत का काम कराया नहीं, यानी ओबीसी की जितनी जातियां हैं वो सब शूद्र। जो लोग सरेंडर हो गए, जिन्होंने गुलामी को स्वीकार कर लिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने गुलामी को स्वीकार नहीं किया, ब्राह्मणों के साथ लड़ाई लड़ी तो हमारे लोगों के पास हथियार नहीं थे, उनके पास हथियार थे। उन्होंने देखा हम इनसे जीत नहीं सकते, तो वो भाग गए जंगलों की तरफ। जब जंगलों की तरफ भाग गए तो जंगलों में मौसम की मार, सर्दी, गर्मी, बारिश, फिर उसके बाद जंगली जानवर, शेर, चीता, भालू। लोगों ने सोचा अरे यहां रहेंगे तो साला ऐसी जानवरों का शिकार हो जाएंगे, यहां से निकल चलना चाहिए। तो जो लोग निकलकर वापस आ गए, ब्राह्मणों ने देखा अरे ये वही लोग हैं जो हमसे लड़ाई लड़ते थे, इनके छूने से 440 का करंट लगता है, इनको दूर रखो। गांव के बाहर उनको बसाया। जिनको गांव के बाहर बसाया, अछूतपन का उनके साथ व्यवहार किया, उनको संविधान ने संवैधानिक नाम दिया शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति। और जो लोग, जिन लोगों ने गुलामी को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया, जो जंगल में रह गए, वो सारे लोग शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब। ये जो टर्म है ये बाद में संविधान में आई। उसके पहले हमारे जो लोग जंगलों में चले गए वो आदिवासी हो गए। लेकिन ब्राह्मणों के आने के पहले इस देश में आदिवासी थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस देश की जो सभ्यता थी, उस सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ये दुनिया की सबसे प्राचीन और सबसे ज्यादा विकसित सभ्यता थी। और इतिहास में ये दर्ज है कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी।
और नगरीय सभ्यता में कोई भी जंगलों में निवास नहीं करता था, नगरों में निवास करते थे। अगर लोग नगरों में निवास करते थे तो आदिवासी कहां से आए? तो आदिवासी ब्राह्मणों के द्वारा जब हमारे लोगों का विरोध किया गया, हमारे लोगों को जंगलों में खदेड़ा गया, उसके बाद आदिवासी आए। और जब हम विश्व मूल निवासी दिवस को विश्व आदिवासी दिवस के नाम पर मनाते हैं तो फायदा ब्राह्मणों को होता है, चाहे वो कांग्रेस के ब्राह्मण हो, चाहे बीजेपी के ब्राह्मण हो, चाहे कम्युनिस्ट के ब्राह्मण, उनको फायदा होता है। तो इस तरह से मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आदिवासियों को जंगलों में खदेड़ने का काम किया गया, सिविल सोसाइटी से दूर रखा गया। जिन लोगों ने हमारे साथ में अन्याय अत्याचार किया, संविधान बनने के बाद, तथाकथित आजादी के बाद, उन्हीं लोगों का देश पर राज आ गया। कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों की पहले नंबर की पार्टी। बनाने वाले नाम के साथ बताता हूं, चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, ऐसे 90 ब्राह्मण इकट्ठा हुए, कांग्रेस पार्टी बना दी 1885 में। और कांग्रेस पार्टी ने खास तौर पर एक प्रचार किया देश में कि कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस ने अंग्रेजों के विरोध में आजादी का आंदोलन चलाया। एकदम झूठ, कोरी बकवास कि कांग्रेस ने आजादी का आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ चलाया। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि जिनको भगाना होता है देश से, अंग्रेजों को भगाने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया, तो जिसको भगाना है उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे क्या? कांग्रेस का जो संस्थापक था, उस संस्थापक का नाम था सर एलन ऑक्टावियन ह्यूम, A.O. ह्यूम, अंग्रेज था। इसके जो 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए वो अंग्रेज थे। तो जिसको भगाना होता है उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जाता। पंचम जॉर्ज जो अंग्रेज राजा था, जब वो भारत में आया तो ब्राह्मणों ने उसकी स्तुति में गीत गाया। सुना होगा आपने, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। तो उन्होंने क्या कहा? तू जन का अधिनायक है, तू मन का अधिनायक है, तू गण का अधिनायक है, तेरी जय हो। ब्राह्मण किसको कह रहा है? अंग्रेज को कह रहा है। अगर अंग्रेजों को भगाना था, उसकी जय जयकार क्यों कर रहे? जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। ये पंजाब सिंध मराठा, ये सभी जगह पर जो जो नाम आए हैं, ये सारी जगह पर जो है अंग्रेजों का कब्जा था। फिर जिन नदियों के नाम आए हैं उसके इर्द गिर्द जो है अंग्रेजों का कब्जा था। तो अंग्रेजों की स्तुति में गाया। पंचम जॉर्ज की प्रशंसा में गीत गाया। इसका मतलब है कांग्रेस ने कोई आजादी फाजादी का आंदोलन नहीं चलाया, वो हमारे लोगों को बुड़बक बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं कि हमने आजादी का आंदोलन चलाया। इवन कांग्रेस ने आदिवासियों के अंदर कोई राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व पैदा किया हो, एक भी उदाहरण नहीं।
आदिवासियों के सत्यानाश में सबसे ज्यादा कांग्रेस का हाथ है, फिर अभी बीजेपी का। कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी होगी, बनाने वाले ब्राह्मण, चलाने वाले ब्राह्मण। राहुल गांधी तो जगह जगह उसने मंदिरों में जाकर जनेऊ निकाल के दिखाया कि मैं भी कश्मीरी ब्राह्मण हूं। इसका मतलब है कांग्रेस का नियंत्रण ब्राह्मणों के हाथ में। फिर बीजेपी की बात करें तो कांग्रेस से निकलकर, कांग्रेस पार्टी में एक आदमी था, उसका नाम था केशव बलिराम हेडगेवार। केशव बलिराम हेडगेवार कांग्रेस का महाराष्ट्र में विदर्भ रीजन है, विदर्भ का जनरल सेक्रेटरी था 11 जिलों का, केशव बलिराम हेडगेवार। 1925 में कांग्रेस में रहते हुए उसने आरएसएस की स्थापना की। कांग्रेस से निकलकर नहीं की, कांग्रेस में रहते हुए स्थापना की। 1925 में आरएसएस बनाया, कांग्रेस के लोगों ने बनाया। फिर इसी आरएसएस से निकलकर जनसंघ की स्थापना हुई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। फिर जनसंघ में अटल बिहारी वाजपेयी था, उसने बीजेपी बनाई। अटल बिहारी वाजपेयी भी ब्राह्मण था। तो इस तरीके से कांग्रेस ब्राह्मणों ने बनाई, आरएसएस कांग्रेस के ब्राह्मणों ने बनाई, बीजेपी कांग्रेस ने बनाई और जनसंघ कांग्रेस ने बनाया और साथ में बीजेपी भी कांग्रेस ने बनाई। सबूत क्या है इसका? प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति था, जैसे ही उसका पद समाप्त हुआ आरएसएस के मुख्यालय में गया। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस का आदमी था, राष्ट्रपति था, सीधे आरएसएस के मुख्यालय। क्या मतलब है इसका? मिलजुल कर काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? तो हमारे समाज को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं और गुलाम बनाने के लिए नए नए कानून बना रहे हैं। ये वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 उसका एक उदाहरण है, यूनिफॉर्म सिविल कोड उसका दूसरा उदाहरण है। देश भर में आदिवासियों की जो जमीनें हैं, जमीन के नीचे खनिज संपदा है, हीरा है, सोना है, चांदी है, बॉक्साइट है, यूरेनियम है, बहुत ज्यादा मूल्यवान धातुएं हैं। ये जो मूल्यवान धातुएं हैं, संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने आदिवासियों को संविधान के अंदर संविधान दिया है। 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता। मान लो अडानी अंबानी को जमीन चाहिए, नहीं ले सकते। अगर मान लो ये कानून संविधान में ना होता, ये प्रावधान नहीं होता, आदिवासियों की जमीन कब से छीन ली गई होती। आदिवासियों के पास कुछ भी नहीं रहता। ये संविधान आदिवासियों को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन आदिवासियों को संविधान के बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी हथियार होता है और आदिवासी हथियार बंद नहीं है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, लेकिन अब धीरे धीरे जागृत हो रहे हैं। ये जो कार्यक्रम जागृति के लगाए जा रहे हैं, इसका प्रभाव बड़े पैमाने पर पड़ रहा है। यहां पर जितने लोगों ने ये जानकारी सुनी, मुझे लगता है कि ये जानकारी, विस्फोटक जानकारी जब आपको मिली है, तो आप समाज को इस जानकारी के आधार पर जागृत करने का काम करो। और अगर आप जागृत करने का काम करोगे
तो आने वाले समय में समाज को संगठित करना आसान हो जाएगा। मैं एक दो बातें बता के अपनी बात को यही समाप्त करता हूं, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हमारे हैं। साथियों, संविधान में आदिवासियों की जो पहचान है, हिंदू नहीं है। आदिवासी हिंदू नहीं है। अगर आदिवासी जैसे ही अपने आप को हिंदू कहेगा, हिंदू बन जाएगा, तो संविधान में जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है वो खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 244 उनके लिए लागू नहीं होगा। जो रिजर्वेशन का जो राइट है वो खत्म हो जाएगा। आदिवासियों को क्या हिंदू के नाम पर रिजर्वेशन मिला है क्या? आदिवासियों की पहचान को समाप्त करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। तो एक षड्यंत्र कांग्रेस के द्वारा चल रहा है, एक षड्यंत्र बीजेपी आरएसएस के द्वारा चल रहा है, कम्युनिस्ट लोगों के द्वारा चल रहा है। तो ये आदिवासियों की पहचान यदि समाप्त हो जाती है तो आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार भी समाप्त हो जाएंगे। वनवासी कल्याण आश्रम एक संस्था बनाई गई है, शायद बीजेपी के द्वारा बनाई गई है। कांग्रेस ने आदिवासियों को गिरिजन कहा। गिरी मतलब जंगल, गिरिजन मतलब जंगल के जन। और कांग्रेस ने एक टर्म और यूज किया था, हरिजन। हरि मतलब हरि के जन। तो उस समय पर जब ये हरिजन शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ कांग्रेस के द्वारा, गांधी जी के द्वारा, तो बाबा साहब अंबेडकर ने सवाल खड़ा किया। गांधी जी को कहा, गांधी जी क्या आप हरिजन नहीं हैं? तो गांधी जी ने कहा, मैं हरिजन कैसे हो सकता हूं? इसका मतलब गांधी अपने आप को हरिजन नहीं मानता था, हमारे लोगों को हरिजन कहता था। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि क्या आप शैतान के जन हो? तो ये पहचान बदलने का एक मामला जो है वो बड़े पैमाने पर चल रहा है। जैसे ही आदिवासियों की पहचान बदल जाएगी, उनके संवैधानिक अधिकार भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए ऐसी ताकतों से हमको जो है वो सावधान रहने की जरूरत है। अगर वो हमको हिंदू कहते हैं तो हमको उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है। और विरोध करने का एक तरीका ये है कि समाज को जागृत कर दो। अगर समाज जागृत हो गया तो समाज को संगठित करना मुश्किल नहीं होगा, आंदोलित करना मुश्किल नहीं होगा। जैसे ही समाज आंदोलित हो जाएगा तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो साथियों, एक तो पहचान समाप्त करने का मामला है और दूसरा राजनीतिक तौर पर आदिवासियों की किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है पूना पैक्ट। आज आदिवासियों के तमाम लीडर जो है वो सांसद हो गए, विधायक हो गए, मंत्री भी हो गए, लेकिन वो आदिवासियों की कोई भी लड़ाई लड़ते हुए दिखाई नहीं देते। तो उसका सबसे बड़ा कारण है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के माध्यम से
आदिवासियों के अंदर दलाल और भड़वे नेता पैदा किए गए, जो केवल पार्टी को तवज्जो देते हैं, समाज के लिए कोई काम नहीं करते, लड़ाई नहीं करते, समाज की लड़ाई नहीं लड़ते। मौलिक मुद्दों पर, समाज के मौलिक मुद्दों पर कोई लड़ाई लड़ते हुए दिखाई नहीं देते। तो उसका सबसे बड़ा कारण है पुनः पैक्ट। इस वजह से हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। यदि हम सफल होना चाहते हैं तो मैं आपको फिर से एक ही बात कहना चाहूंगा, दुश्मनों ने जहां जहां हमारा विभाजन किया है वहां पर हमको संगठित होना होगा। यानी इस देश के जो मूल निवासी है, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, जो 6247 जाति के टुकड़ों में बटे हुए हैं, उन सभी लोगों को संगठित होना होगा। और संगठित होने के बाद ही हम इस देश में मूल निवासियों का साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं, शासन ला सकते हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। धन्यवाद।